ऑल राइट, आज हम डिस्कस करेंगे सॉल्वेंसी रेशियो के बारे में। सॉल्वेंसी रेशियो एक्चुअली क्या है, कैसे इसको देखना चाहिए, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या क्या है, इसको एक्चुअली में रियल वर्ल्ड पे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही छोटा और क्विक वीडियो होने वाला है ताकि आपको पूरा का पूरा चीज़ें समझ में आ जाए। और आप अगर किसी भी कंपनी को इन्वेस्टमेंट के लिए ढूंढ रहे हो तो आपको कंपनी फिल्टर करना है, कुछ भी करना है, सब कुछ के लिए आप लोगों को सॉल्वेंसी रेशियो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ये जानना चाहते हैं किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले कि हम जिस कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, ये कंपनी आगे फ्यूचर में चलेगी या फिर नहीं, ये कंपनी लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर भी पाएगी या फिर नहीं, हमें ये जानना है। तो इसको जानने के लिए हम लोग सॉल्वेंसी रेशो को यूज़ करते हैं। और सॉल्वेंसी रेशो में आप लोग को एक बात मैं पहले ही बता दूं कि सॉल्वेंसी रेशो में पूरा का पूरा चीज़ लोन के रिगार्डिंग आप लोग को रिवॉल्व करता हुआ दिखेगा कि कंपनी में लोन कितना है, कंपनी लोन चुका पाएगी या फिर नहीं, कंपनी ऑलरेडी लोन ट्रैप में फंसा हुआ तो नहीं है। ये सब चीज़ें हम लोग बेसिकली देखने की कोशिश करते हैं। और आप लोगों को पता ही है कि कंपनी को अगर बंद होना है तो सिर्फ और सिर्फ दो ही रीज़न से हो सकते हैं, या तो कंपनी के पास कैश अवेलेबल ना हो, या तो कंपनी लोन पे डूब जाए। तो सॉल्वेंसी रेशियो से आप लोग कुछ फायदे देखने को मिलेंगे जो कि आप लोग को बहुत पहले ही आइडेंटिफाई कर सकते हो। कोई भी कंपनी का रिस्क या फिर वार्निंग्स वगैरह आप लोग को पहले पता लग जाएंगे। आप इजीली पता लगा सकते हो कि कोई भी कंपनी के पास कितना ज़्यादा लोन है। अगर बहुत ज़्यादा लोन है, कंपनी ने अगर अपना लोन गला तक भर लिया है, तो ऐसे में कंपनी को डूबना ही है। अगर कंपनी अपना लोन नहीं चुका पाए तो कंपनी बहुत इजीली डूब सकता है। दूसरा, कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर आप लोगों को पता लग जाएगा कि कंपनी जब अपना बिजनेस एक्सपांड करती है, फिर कंपनी जो बिजनेस ऑपरेशंस करती है डेली टू डेली, उसमें कंपनी कितना लोन उठाती है और कंपनी अपना खुद का पैसा कितना लगाती है, ये सब चीज़ आप लोगों को पता लग जाएगा। तो इससे आप लोग मैनेजमेंट का थिंकिंग प्रोसेस भी पता लगेगा। नेक्स्ट, आप लोग कंपनी का जो मार्केट में रेपुटेशन है उसको भी पता लगा सकते हो। जैसे कि कंपनी ने अगर बहुत ज़्यादा लोन लेके रखा है, कंपनी का लोन अगर गला तक भरा हुआ है, तो ऐसे में कंपनी अगर किसी के पास भी जाएगी, या फिर मान लीजिए कंपनी अगर बैंक के पास जाके बोलेगी कि मुझे लोन चाहिए, तो क्या उसे लोन मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं, सब लोग मना कर देंगे क्योंकि ऑलरेडी उसके पास बहुत ज़्यादा लोन है। कंपनी अगर फिर से और ज़्यादा लोन लेगा तो ऑफकोर्स उसे डिफ़ॉल्ट ही करना है। तो सेम तरीके से अगर वो इन्वेस्टर्स के पास जाएगा कि हमें पैसे दे दो, तो ऐसे में इन्वेस्टर्स भी बोलेंगे कि हम लोग अगर पैसे देंगे आप लोग कल डूब सकते हो, तो ये भी रिस्क है। तो इन्वेस्टर्स भी उनको पैसा देना नहीं चाहेंगे अनलेस मजबूरी हो कि अगर इनको पैसे नहीं दे तो कंपनी बंद हो जाएगी। तो ऐसे केस में हो सकता है जो कंपनी की इंटरनल इन्वेस्टर्स है वो थोड़ा बहुत पैसे डाल दे। अब कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आप चाहो तो यहाँ पर देख सकते हो। जैसे कि मैंने कहा कि आप लॉन्ग टर्म पे कोई भी कंपनी सर्वाइव करेगी या फिर नहीं, ये सब चीज़ आप लोग बहुत पहले पता लगा सकते हो। अब यहाँ पर लिखा तो हुआ है 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, लेकिन आप लोग को ये चीज़ को इग्नोर करना है। आप लोग के लिए एज ए रिटेल इन्वेस्टर और आज का जो दुनिया है इतना डायनामिक वर्ल्ड, आप लोग को लॉन्ग टर्म का मतलब 2-3 साल ही समझना है, इससे ज़्यादा आपको जाना नहीं है। नेक्स्ट, हम लोग को स्टैंडर्ड कंपैरिजन प्रोवाइड करता है। अगर सेम इंडस्ट्री में आप अगर कंपेयर करोगे तो सेम इंडस्ट्री में कंपनीज का थोड़ा बहुत प्लस माइनस 19-20 का फर्क हो सकता है लोन वगैरह पे, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो आप लोग उससे कंपनी के, जैसे कि मैंने कहा कि कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर, एक्सपांसन स्ट्रक्चर और फ्यूचर में कैसा क्या सीन होने वाला है, ये सब कुछ आप लोग को बहुत पहले आइडेंटिफाई लग जाएगा। नेक्स्ट, आप लोग कुछ डिसएडवांटेज जानना जरूरी है कि ये पूरा का पूरा चीज़ इंडस्ट्री स्पेसिफिक है। जैसे कि मैंने कहा कि आप लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई भी कंपनी के पास अगर बहुत कम लोन है तो पूरा का पूरा अच्छा इन्वेस्टेबल कंपनी है, ऐसा भी नहीं है। कुछ कंपनीज होता है जिनके पास लोन नहीं होता है लेकिन फिर भी आप उस पर इन्वेस्ट नहीं करोगे। सेम तरीके से अगर किसी कंपनी का पास बहुत ज़्यादा लोन है तो आप उस पर इन्वेस्ट नहीं करोगे, ऐसा भी नहीं है। कुछ कंपनीज नेचर में बाय क्या होते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा लोन उठाना पड़ता है, उनको बहुत ज़्यादा लोन लेके ही काम करना पड़ता है, तो उनके लिए वो चीज़ें नेचुरल है। तो लोन को देखने का भी नज़रिया थोड़ा सा अलग होता है। जब आप चीज़ें रियल वर्ल्ड पे एग्जीक्यूट करोगे, आप ये नंबर से आपको हट के थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट, एक और डिसएडवांटेज आप लोग ये बोल सकते हो कि ये जो भी आप लोगों को डेटा मिलेगा ये पुराना डेटा होगा। जैसे कि 3 महीने पुराना हो सकता है, 6 महीने पुराना हो सकता है। तो आप लोग को एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी आप डेटा देखोगे उसको आप लोग कंप्लीट ट्रूथ नहीं मानना है। हो सकता है कंपनी ने इतने टाइम पे लोन चुका दिया होगा या फिर कुछ और बात हो चुका होगा। तो आप लोग को पूरा का पूरा ब्लाइंडली इस पर ट्रस्ट नहीं करना है, दूसरे मेट्रिक्स को भी देखना है। जैसे कि मैंने बहुत पहले आप लोगों को कहा था कि कभी भी किसी भी एक रेशियो को देख के आप लोगों को कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना है। मल्टीपल रेशियोज को आपको देखना होता है, उसके बाद किसी कंक्लूजन पे या फिर डिसीजन लेना होता है। अब सॉल्वेंसी रेशियो में आप लोग को बहुत तरीके के रेशियोज मिलेंगे। जैसे कि आप लोग डेट टू इक्विटी मिलेगा, डेट टू एसेट मिलेगा, इक्विटी मल्टीप्लायर या फिर जिसे फाइनेंशियल लिवरेज कहते हैं ये भी मिलेगा, इंटरेस्ट कवरेज मिलेगा, एसेट कवरेज, ऐसे बहुत सारे रेशियोज आप लोग को मिलेंगे। लेकिन इनमें से आप लोग को मेनली दो रेशियोज ही पढ़ना होता है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है, जो कि आप डेली के कंपनी स्क्रीनिंग पे, कंपनी फिल्टर करने में, कंपनी जब आप एनालाइज करोगे तब आप देखोगे। सबसे पहला है डेट टू इक्विटी एंड दूसरा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। एक और जो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है इक्विटी मल्टीप्लायर या फिर फाइनेंशियल लिवरेज रेशियो, इसको क्या करते हैं बैंक्स में आप लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे। आप अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को आप अगर एनालाइज कर रहे हो, आप अगर कोई बैंक को एनालिसिस कर रहे हो, तो उस केस में ये इक्विटी मल्टीप्लायर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो हम जब बैंक्स वगैरह का डिस्कशन करेंगे उस टाइम पे हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं डेट टू इक्विटी के बारे में। तो डेट टू इक्विटी, जैसे आप लोगों को नाम से थोड़ा बहुत आप लोगों को अंदाजा लग जाएगा कि डेट टू इक्विटी मतलब कंपनी के पास लोन कितना है अपने खुद के पैसे के मुकाबले। इसमें हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि कंपनी ने अपने खुद के जेब से कितना पैसा लगा कर रखा है और कंपनी ने दूसरी जगह से लोन कितना उठा कर रखा है।
कंपनी ने बैंक से लोन उठाया हो सकता है, कंपनी ने शॉर्ट टर्म लोन लिया हो सकता है, लॉन्ग टर्म लोन हो सकता है, कंपनी डायरेक्ट बॉन्ड इशू कर सकती है, बहुत तरीके के लोन हो सकते हैं। तो सब कुछ लोन मिला के कंपनी ने मार्केट से कितना लोन उठाया है और कंपनी अपने खुद के पॉकेट से कितना पैसा लगा रही है, ये सब चीज़ हम लोग को यहाँ से पता लगता है। अब ये देखना ज़रूरी इसलिए हो जाता है कि आप लोगों को पता है कि कंपनी अगर एक हद से ज़्यादा लोन ले लेती है तो उसको अल्टीमेटली लोन को चुकाना ही है। ऐसा नहीं है कि लोन का पैसा फ्री का पैसा होता है। लोन का पैसा आप लोग को आज नहीं तो कल चुकाना ही पड़ेगा विथ इंटरेस्ट। तो आप अगर बहुत ज़्यादा लोन ले लोगे तो आपको एक तो इंटरेस्ट चुकाना है, तो आपके पास अगर इनकम नहीं है तो आप इंटरेस्ट पे डिफ़ॉल्ट करोगे, और दूसरा आप अगर लोन नहीं चुका पाओगे तो आप लोन पे डिफ़ॉल्ट करोगे। तो ऐसे में बैंकर्स क्या करेंगे, वो आके आपके सारे एसेट्स को बेचेंगे और अपना पैसा रिकवर करने की कोशिश करेंगे, तो कंपनी बंद हो जाएगी। तो इसीलिए एक लेवल से ज़्यादा लोन बहुत ही खराब होता है। लोन एक हद तक आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं कि आपके पास अगर मान लीजिए 100 ही रुपये है तो आप 100 रुपये का बिजनेस सेटअप कर सकते हो। लेकिन आपको पता है कि आपके पास अगर 100 रुपये है तो बैंक आपको हो सकता है 50 रुपये का लोन दे दे। तो ऐसे में आप जाके बैंक से अगर 50 रुपये का लोन ले लोगे तो आप 150 रुपये का बिजनेस बना पाओगे। तो लोन एक हद तक आप लोग को एक्सपांशन करने में, चीज़ों को हेल्प करने में मदद करता है। तो लोन गलत नहीं है, लेकिन एक हद तक सही होता है। उसके ऊपर बियॉन्ड जैसे ही आप जाओगे आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिवली ये हिट करना स्टार्ट कर देगा। और इससे क्या होता है, आप लोगों का मेनली प्रॉफिट डिग्रेड होता है, और प्रॉफिट जैसे डिग्रेड होता है और आपका बैलेंस शीट जैसे हेवी हो जाता है, क्या होता है, आपका शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा डिग्रेड करने लग जाता है। और अगर बाई चांस इस टाइम पे मार्केट का कंडीशन खराब हो गया तो फिर ऐसे शेयर्स तो 60, 70, 80% भी गिर सकते हैं। अब इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा कि कंपनी के पास जितना भी लोन है उसको हम लोग टॉप में रखते हैं, और कंपनी के पास जितना अपना इक्विटी है, मतलब शेयर होल्डर कैपिटल है, उसको हम लोग नीचे रखते हैं, और जितना भी रेशियो होता है यही इसका रेशियो होता है। अब इसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप लोग को परसेंटेज में मिल जाएगा। बस गेम वही है, बस थोड़ा सा नंबर रिप्रेजेंटेशन चेंज हो जाता है। अब इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसका मीनिंग क्या है, हम लोग समझ सकते हैं। जैसे कि आप अगर कोई भी जगह पे देखोगे डेट टू इक्विटी रेशियो 1, इसका मतलब क्या है कि 100% है। इसका मतलब कंपनी ने अगर अपने जेब से 100 रुपये लगा कर रखा है तो कंपनी ने मार्केट से भी लोन भी 100 रुपये का उठा कर रखा है। और अगर कहीं पर आप लोग को दिखता है कि डेट टू इक्विटी 0.5, इसका मतलब 50% है। इसका मतलब यह है कि कंपनी ने अपनी जेब से अगर 100 रुपये लगा के रखा है तो कंपनी ने मार्केट से भी 50 रुपये का एज ए लोन उठा कर रखा है। अब बहुत जगह पे आप लोग को ये सेफ लिमिट बहुत तरीके के मिलेंगे। मेरा मानना ये है कि सेफ लिमिट कंपनी के हिसाब से डिसाइड होता है। तो जो भी सेफ लिमिट है ये आपको कंपनी, आपका ग्रुप, ये सब चीज़ों को डिसाइड करता है। जैसे कि आपको मैं कुछ सिनेरियो बताता हूँ, इससे आप लोग को चीज़ें समझ में आएगा। जैसे कि आप मान लो टाटा ग्रुप है। अब टाटा ग्रुप आप लोगों को पता है कि टाटा ग्रुप के अंदर जितने भी कंपनीज आती है उनके पास, किसी कंपनी के पास ज़्यादा डेट होगा, किसी कंपनी के पास कम लोन होगा। तो ऐसे में आप लोग को पता ही है कि कोई भी कंपनी, अगर टाटा ग्रुप के अंदर कोई भी कंपनी ले लो जिसके पास बहुत ज़्यादा लोन हो जाए अगर, और अगर कल को डिफॉल्ट करने पर सिचुएशन पाई जाती है, तो आपको क्या लगता है कि बाकी ग्रुप के कंपनीज मिलकर उनको नहीं बचाएगा? डेफिनेटली बचाएगा। तो ऐसे में कंपनी बैंकरप्ट नहीं होगा, कोई ना कोई तरीके से उसको हेल्प करेगा। सेम तरीके से अगर कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, अगर कोई बहुत बड़ा कंपनी है, तो ऐसे में हो सकता है गवर्नमेंट भी उसको हेल्प करने आ जाए। नेक्स्ट आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है कि कुछ कंपनीज का आप लोग को हो सकता है लोन या फिर जो इक्विटी बेस है वो बहुत ही कम मिलेगा, क्योंकि वो मोस्टली चीज़ें डिविडेंड में बांट देते हैं। तो ऐसे में उसका आपको इक्विटी बेस बहुत ही कम मिलेगा। तो क्या करना होता है कि उनका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको अगर डेट टू इक्विटी 1 दिखे या फिर 2 दिखे तो ऐसे में आप लोग सोचेंगे कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप लोगों को समझना है कि उसका प्रॉफिट ही अगर मान लो उससे कहीं ज़्यादा है तो 1 साल का प्रॉफिट से उनका सारा का सारा लोन चुकता हो जाएगा। बिजनेस से नेचुरली 2 तरीके होते हैं, एक तो होता है नॉर्मल बिजनेसेस और दूसरा होता है लोन हेवी बिजनेसेस। लोन हेवी बिजनेस में क्या होता है कि उनका नेचर होता है बहुत ज़्यादा उनको लोन उठाना पड़ता है, उनको बहुत ज़्यादा हेवी एसेट बिल्ड करना पड़ता है। जैसे कि आप लोग पोर्ट्स बिजनेस से लो कि आपको अगर पोर्ट बनाना है, आपको अगर बहुत ज़्यादा बिल्डिंग बनाना है, आपको अगर दूसरे तरीके की चीज़ें बनाना है, जैसे कि सिनेमा बिजनेस से लो। सिनेमा बिजनेस में आप लोगों को जगह पे रियल एस्टेट खरीदना पड़ेगा, आपको चीज़ों को भाड़े पे लेना पड़ेगा, तो ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा लोन की ज़रूरत पड़ेगा। लेकिन दूसरे तरीके के बिजनेस में जहाँ पर आप लोगों को इतना ज़्यादा लोन की ज़रूरत नहीं है, ऐसे बिजनेस में आप लोग को अगर बहुत ज़्यादा गला तक लोन भर लोगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। इसलिए जो डेट टू इक्विटी का रेशियो है इसको आप हार्ड कोड नहीं कह सकते कि ये इससे ज़्यादा हो गया तो मैं इस पर इन्वेस्ट ही नहीं करूँगा। सिचुएशन पे डिपेंड करता है, कंपनी का वैल्यूएशन पे डिपेंड करता है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो एज ए आपको नॉर्मल कंपनी पे आपको अगर सेफ लिमिट जानना है तो मैक्सिमम मैं बोलूँगा कि आपको 0.5 के बियॉन्ड नहीं जाना है। फिर भी आपको अगर जाना है, थोड़ा सा आपको और एक्सपेरिमेंटल होना है, तो आपको 0.6 मैक्सिमम है। जनरली जितना कम हो उतना बढ़िया है। आपको अगर 0.1 मिले, 0.2 मिले, 0.3 मिले, बहुत ही बढ़िया है। लेकिन आप अगर मैक्सिमम एक्सपेरिमेंटल पे जाना चाहते हो तो 0.5, 0.6 से बियॉन्ड आप जाने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उस केस में आप लोगों को दिखेगा कि इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगा, तो कंपनी को लोन भी रिपेमेंट बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर बाई चांस इकोनॉमी में कोई डाउन टर्न आ जाता है या फिर पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट गिरने लगता है, तो ऐसे केस में ऐसे कंपनियाँ बहुत ज़्यादा गिरते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मोस्टली आप लोग क्या करना होता है, डेट टू इक्विटी आप लोग को मैनुअली कैलकुलेट नहीं करना होता है। आप जो भी स्क्रीनिंग वेबसाइट यूज़ करते हो उसमें आप लोग को डायरेक्टली इनबिल्ट मिल जाएगा, तो उसमें आप डेट टू इक्विटी को एज ए डायरेक्टली लगा के देख सकते हो।
बाय चांस आपको अगर इसको कैलकुलेट करना है, ये भी बहुत ही ईजी है। जैसे कि आप यहाँ पर बैलेंस शीट पे देखो, आप लोग यहाँ पर रिजर्व्स दिखेगा और इक्विटी कैपिटल दिखेगा। इन दोनों को बेसिकली आपको ऐड करना है, तो आप लोगों को शेयर कैपिटल मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको बोरोइंग का कॉलम दिख रहा है, तो बोरोइंग को आपको ऊपर रखना है और उसको डिवाइड कर देना शेयर कैपिटल से, जो हमने निकाला है। तो इससे आपको पूरा का पूरा डेट टू इक्विटी मिल जाएगा। अब इस कंपनी का आपको डेट टू इक्विटी बहुत ही कम दिख रहा होगा, क्योंकि इस कंपनी को कैश की जरूरत है नहीं, बहुत ज़्यादा कैश फ्लो आता है इस कंपनी का, इसलिए इस कंपनी को लोन लेने की जरूरत है नहीं। लेकिन मैं आपको जो चीज़ बता रहा था थोड़ी देर पहले, कि ये कंपनी अगर 100% डेट टू इक्विटी भी ले लेती है, कि कंपनी ने मान लीजिए 5,000 करोड़ का लोन ले लिया, तो इसमें इसका डेट टू इक्विटी 1 हो जाएगा। लेकिन आप सोचो, फिर भी इस कंपनी के लिए रिस्क नहीं है, क्योंकि आप एक बार देखो पीएनएल को, आप अगर देखो एक बार, इस कंपनी का एक साल का प्रॉफिट ही है 3,500, और ऊपर से आप अगर डेप्रिसिएशन को ऐड करोगे तो आपको नियरली ये 4,000 को भी क्रॉस कर जाएगा। तो आप समझ पा रहे हो, ये कंपनी अगर बाई चांस अगर 5,000 का लोन भी ले लेता है, तो 1-1.5 साल में ये कंपनी पूरा का पूरा लोन चुका सकता है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो 1 होते हुए भी इसको कोई दिक्कत नहीं आने वाला। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि आपको देखना पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ डेट टू इक्विटी अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा है, तो आप उसको पूरा का पूरा फिल्टर आउट कर दोगे, आप उसको इन्वेस्ट नहीं करोगे, तो भी ऐसे ये सब चीज़ें अच्छा नहीं होता। तो डेट टू इक्विटी को देखने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ देखना पड़ता है, तो हम चीज़ें कभी बाद में देखेंगे। तो आई होप आप लोगों को डेट टू इक्विटी समझ में आया होगा। मैं एक बार क्विकली समराइज कर देता हूँ कि डेट टू इक्विटी का मीनिंग ये है कि कंपनी ने अगर अपने खुद के पैसे से 100 रुपये लगा के रखा है, तो उसके मुकाबले कंपनी ने मार्केट से लोन कितना उठा के रखा है। अगर डेट टू इक्विटी 0.5 है, इसका मतलब यह है कि कंपनी ने अगर खुद के जेब से 100 रुपये लगा के रखा है, तो कंपनी ने मार्केट से 50 रुपये का लोन उठा के रखा है। और मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको नॉर्मल कंपनीज में आप लोग को 0.5 से बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। आप अगर थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंटल होना चाहते हो, थोड़ा बहुत आप रिस्क लोगे, मतलब थोड़ा बहुत नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही, तो आप 0.6 तक जा सकते हो। उससे ज़्यादा जाओगे तो बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि कंपनी जितना भी इनकम करती है, उससे वो कितनी बार अपना इंटरेस्ट चुका सकती है। जैसे कि आप ये समझो कि आप अगर 100 रुपये इनकम करते हो और आपको अगर बैंक को 10 रुपये का इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो ऐसे में आप अपना इंटरेस्ट कितनी बार दे सकते हो? आप अपने एक बार के इनकम से 10 बार। तो किसी भी लोन पे सबसे ज़्यादा पहला इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इंटरेस्ट चुकाना, उसके बाद आता है प्रिंसिपल चुकाना। अब देखिए, आप अगर बैंक को इंटरेस्ट देते जा रहे हो और कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा है, आप बैंक को टाइम टू टाइम इंटरेस्ट भर रहे हो, आप हो सकता है प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दे पा रहे हो, लेकिन आप अगर बैंक को इंटरेस्ट भी देते रहोगे, तो हो सकता है वो नेगोशिएट करके टाइम एक्सटेंड कर दे, कुछ और कर दे। वो ऐसा भी हो सकता है कि बोल दे कि आप प्रिंसिपल बाद में दे देना, मतलब कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप अगर इंटरेस्ट पे डिफॉल्ट करोगे, आप अगर इंटरेस्ट बैंक को नहीं दोगे, अलार्मिंग सिचुएशन आ जाता है। तो उस केस में एनपीए, जीएनपी ऐसे बहुत सारी सिचुएशन आ जाता है। अब इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कि हम लोग एबिट को इंटरेस्ट एक्सपेंस से डिवाइड कर देते हैं। अब एबिट का मतलब आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि हम लोग जो भी ऑपरेटिंग इनकम आता है उसके साथ अदर इनकम को ऐड करते हैं, और उससे डिप्रिसिएशन को आप हटा दो, तो जो भी आपका इनकम बचेगा, मतलब कि आपने अभी भी इंटरेस्ट नहीं चुकाया है और आपने टैक्स नहीं पे किया है, तो वो जो भी इनकम है उसको हम लोग लेंगे और उसको इंटरेस्ट एक्सपेंस से डिवाइड कर देंगे। तो जो भी नंबर आएगा, जो भी आपको टाइम्स में नंबर मिलेगा, वो है कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब जैसे कि मैं बात कर रहा था कि इससे आपको समझ में क्या आएगा, इससे आपको ये समझ में आएगा कि कंपनी अपने इंटरेस्ट को चुका पाएगी या फिर नहीं, ये आपको समझ में आएगा। जैसे कि मैं बोल रहा था कि मान लीजिए कि कोई कंपनी अगर 100 रुपये हर महीने इनकम करता है और उसको 10 रुपये हर महीने इंटरेस्ट चुकाना है, तो ऐसे में उसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होगा 10। अब इसका कोई अपर लिमिट नहीं होता है। देखिए, अगर किसी कंपनी के पास लोन है ही नहीं, तो ऐसे में उस कंपनी का इंटरेस्ट पेमेंट भी जीरो होगा। तो ऐसे में उसका इनकम तो होगा लेकिन इंटरेस्ट नहीं होगा। तो ऐसे में जो नंबर है आप लोग को इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का, ये तो बहुत ज़्यादा दिखेगा, ये तो अनडेफिनेट मिलेगा। हम अगर सेफ रेंज की बात करें, तो बियॉन्ड 5, बियॉन्ड 7 आप सेफ थोड़ा सा मान सकते हो। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि बिजनेस का नेचर कैसा है। सेम तरीके से आपको ये देखना है कि रिस्की कब हो जाता है। रिस्की तब हो जाता है जब आप लोग को 5 से नीचे मिले, तो आप लोग को रिस्की कैटेगरी में डाल सकते हो। अब इसका मतलब आप ऐसे समझो कि मान लीजिए अगर कभी भी कोई इकोनॉमी में बैड सिचुएशन आता है, या फिर कंपनी का इनकम थोड़ा बहुत गिर जाता है, या फिर कंपनी का सामान थोड़ा बहुत बिकना बंद हो जाता है, या फिर कुछ भी हो जाता है गलत, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा गिर जाता है, तो इसमें कंपनी का अगर थोड़ा भी प्रॉफिट गिरेगा, लेकिन कंपनी को तो इंटरेस्ट चुकाना है, तो कंपनी का हो सकता है इंटरेस्ट पे डिफॉल्ट करने लग जाए। तो ऐसे केस में आइदर बैंकक्रप्ट हो गए, या तो कंपनी के पास खुद का पैसा यूज़ करके उसको लोन चुकाना पड़ेगा, या तो कंपनी के पास जाके इक्विटी बेचना पड़ेगा, तो ऐसे लोन चुकाना पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन बहुत ज़्यादा खड़े हो जाएंगे। अब एक और चीज़ आपको ऐसा ध्यान रखना है कि बिज़नेस का नेचर आपको समझना ज़रूरी है। कुछ बिज़नेस है, जैसे कि मैं कह रहा था कि उनका कैश फ्लो स्टेबल होता है। अब स्टेबल मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन आप लोगों को नहीं मिलेगा, लेकिन जो कैश फ्लो का नेचर है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा वोलाटाइल नहीं होगा। तो ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस क्वार्टर में जितना इनकम किया है, अगले क्वार्टर में इसके आसपास इनकम आएगा। तो ऐसे में आप बोल सकते हो कि अगर इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 2, 3, 4, 5 ऐसा है, तो आप लोग उसको थोड़ा बहुत ओके कैटेगरी में डालोगे। लेकिन आपको अगर पता है कि बिज़नेस का जो इनकम का नेचर है वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, कि कभी बहुत ज़्यादा इनकम होता है, कभी बहुत ज़्यादा ख़राब इनकम होता है। अगर इकोनॉमी में थोड़ा बहुत कुछ ख़राब हुआ तो इसका बहुत ज़्यादा हिट होगा इसको प्रॉफिट में। जैसे कि आप सोचिए कि कोई कंपनी के पास अगर बहुत ज़्यादा फिक्स्ड कॉस्ट होगा, तो ऐसे में कंपनी का अगर सेल्स थोड़ा भी किसी रीज़न से गिरा, तो उसका मतलब जो प्रॉफिट है वो बहुत ड्रास्टिकली नीचे गिरेगा।
तो इसमें जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 5-7 ऐसे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी बहुत ज़्यादा उसको हेल्प नहीं कर पाएगा। बियॉन्ड 5 बियॉन्ड 7 आप थोड़ा बहुत चैन की सांस ले सकते हो, लेकिन उससे नीचे जैसे ही जाओगे आपको 100% सिक्योरिटी के साथ चाहिए कि आपका जो भी बिजनेस का कैश फ्लो है बहुत ही स्टेबल ही नहीं चले। जितना स्टेबल होगा उतना आप थोड़ा बहुत ठीक ठाक लेवल पे जा सकते हो। क्योंकि आप एक सोचो कि आप अगर हम आइडियल सिनेरियो की हम अगर बात करें तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 1 और 2 भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको अगर 100% पता है, आपको अगर कोई रिटर्न पे दे दे 100% आपको पता है कि इस क्वार्टर में जितना पैसा आ रहा है अगले क्वार्टर में भी उतना पैसा आएगा, तो आपको अगर ये 100% तरीके से पता है तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 1 या फिर 2 भी आपके लिए दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आपको पता है कि ये सब चीज़ें आइडियल सिनेरियो रियल वर्ल्ड पे काम नहीं करता है। रियल वर्ल्ड पे जैसे कि आपको पता है कि सेल्स और प्रॉफिट दोनों ही वोलेटाइल होता है। लेकिन कुछ बिजनेस आपको ऐसे मिलेंगे जो कि जिनका इन्वेस्टमेंट एंड हार्वेस्टिंग पीरियड आता है। इन्वेस्टिंग पीरियड में क्या होता है कि उन लोगों को बहुत बड़े-बड़े फैक्ट्री लगाना होता है, तो लोग बहुत ज़्यादा लोन उठाते हैं। तो ऐसे में उनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आप लोग गिरता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन क्या होता है जैसे-जैसे वो आगे बढ़ते हैं उनका लोन चुकाते जाते हैं, उनका जो भी फैक्ट्री उन्हें लगाया है उससे प्रॉफिट आता जाता है। तो ऐसे में उनका लोन कम होता है लेकिन प्रॉफिट बढ़ता जाता है। इसमें हार्वेस्टिंग साइकिल पे उनका जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है ये बढ़ने लगता है। तो आई होप आप लोगों को इंटरेस्ट कवरेज रेशियो समझ में आ चुका है।